अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साबिक वजीर आज़म इमरान खान के लहजे में वाज़ेह तब्दीली नजर आ रही है। न्यूट्रल्स और हैंडलर्स पर तनकीद करने के बजाय अब इमरान खान सिर्फ हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं, मुआशी सूरत हाल और महंगाई के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं, सड़कों पर आने की धमकी दे रहे हैं, जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। क्या इमरान खान ने हिकमत अमली तब्दील कर ली है या फिर मामला कुछ और है? क्या इस्लामाबाद में कुछ पक रहा है? इस हवाले से चमगोइयाँ हो रही हैं, राब्तों और मुलाकातों की बातें हो रही हैं। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद के बजाय नए आर्मी चीफ की तैनाती को अपना हदफ बना रखा है। इस हवाले से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद अहमद ने अहम ट्वीट किया है और लिखा है कि असल तैनाती का मसला पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ में पड़ गया है। इमरान खान खूबसूरत स्विंग करा के अलग हो गया है। बिलावल ने शहबाज के जहाज में समरकंद जाना भी पसंद नहीं किया। पसे पर्दा मुफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं, वरना सड़कों पर जूडो कराटे होंगे। एमक्यूएम की सियासत उसके गले पड़ गई है। वक्त पर फैसले ना हो तो वक्त इंतजार नहीं करता। आज से 1 महीना पहले इमरान खान खुद ये कह चुके हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा इसका फैसला हुकूमत करेगी, ये हमारा इशू ही नहीं है। साथ ही वो ये भी कह चुके हैं कि मेरी ये बात समझ नहीं आती कि अपोजिशन का क्या काम है आर्मी चीफ से मिलने का। इसके अलावा इमरान खान बार बार फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी कर रहे हैं। उनके इस मुतालबे पर कल मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को इलेक्शन कराने हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ दें। इस पर आज फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि मरियम नवाज के बयान में वजन है कि इंतखाबात के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ दें, लेकिन यही वो फ्रेमवर्क है जिस पर इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए कहा है। अगर आप संजीदा हैं तो शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर बातचीत का आगाज़ करें। इंतखाबात अहम तरीन एजेंडा है। कबल वक्त इंतखाबात की बातें हो रही हैं, पसे पर्दा मुफाहमत की खबरें गर्म हैं। इस्लामाबाद में क्या कुछ पक रहा है? हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब। बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बड़ाई साहब, अचानक एक सिचुएशन सी बदल गई है। इमरान खान साहब की तनकीद का महवर बदल गया है, उनके मुतालबे बदल गए हैं। 2-2.5 हफ्ते में ही यूटर्न ले लिया अपनी बातों से उन्होंने। क्या वाकई कुछ ऐसा हो गया है कि इमरान खान की 2 ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, एक फौरी इंतखाबात की और दूसरा अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की? देखिए, उनकी ख्वाहिशात तो मेरा ख्याल है पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। फौरी इलेक्शन तो नहीं है, सैलाब की वजह से इसका इम्कान भी नहीं है। और दूसरा यह है कि आर्मी चीफ से वाकई आर्मी चीफ के मामले से वो खूबसूरती से निकल गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो इमरान की स्ट्रेटजी है, मैंने पहले दिन ही इसे सराहा था कि ये जो उन्होंने जारहियत से और मज़ामत से जो मुफाहमत की तरफ सफ़र शुरू किया है, ये बड़ा पॉजिटिव है। इसी से उन्हें इक़्तिदार मिल सकता है, इसी से वो इलेक्शन मिल सकता है, इसी से उन्हें इलेक्शन रिफॉर्म्स मिल सकती हैं, इसी से मामलात आगे चल सकते हैं। तो ये जो उन्होंने यू टर्न लिया है, सॉरी, ये बहुत पॉजिटिव है और इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। पिछली दफ़ा भी मैंने आपके शो में यही कहा था कि इसको वेलकम करना चाहिए और इमरान खान साहब को भी अब जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च की बात छोड़कर अब सिर्फ ऐसा कोई तरीका करना चाहिए, कोई कमेटी बनानी चाहिए जो हुकूमत से मुज़ाकरात करे और अगर मुमकिन हो तो वापस पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट में बैठ के मुज़ाकरात करें। साहब, अगर वो पार्लियामेंट में जाने का इंदिया नहीं दे रहे हैं, वो सड़कों पर आने की ही धमकी दे रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ख्वाहिश तो नहीं पूरी नज़र आती उनकी होती नज़र आती कि इलेक्शन हो जाएं, तो फिर आर्मी चीफ की तैनाती तक के जो अगले 2 माह हैं वो हुकूमत पर गुजरेंगे कैसे? खान साहब सड़कों पर होंगे, ये कैसे गुजरेगी हुकूमत के ये 2 माह, कैसे गुजरेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब भी सड़कों पर लोगों को लाएंगे। इस वक्त सैलाब का जो ज़माना है, इसमें मुनासिब नहीं है कि वो इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनाएं। अगर बनाएंगे भी तो कामयाबी का इम्कान नहीं है और ना पावर्स भी या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पसंद करेगी, कोई भी पसंद नहीं करेगा। इस वक्त सारे लोगों ने, बल्कि सदर अलवी साहब का जो बयान आया वो क्लियर इंडिकेशन है कि 3 महीने 4 महीने का फ़र्क है इमरान खान के इलेक्शन के मुतालबे में और हुकूमत की जो करवाने का इरादा है। वो सितंबर तक कह रहे हैं। इमरान खान साहब का अब जो फर्स्ट टारगेट है वो जनवरी-फरवरी है। तो कितने महीनों का फ़र्क है? कोई इतना फ़र्क नहीं है कि जो पाटा ना जा सके, जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल न किया जा सके। वैसा मगर हुकूमत जनवरी-फरवरी के लिए भी राज़ी नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि जहर हम खाएं, मुश्किल फ़ैसले हम करें, हलवा इमरान खान खाएं। कल एहसन इकबाल साहब ये बात कर रहे थे। आपको लगता है हुकूमत नहीं चाहेगी कि मुद्दत पूरी करें, कुछ ना कुछ मईशत की सूरत हाल भी बेहतर नज़र आए, वो उन पर ये दबाव पड़ सकता है कि जी इलेक्शन की कॉल दे दें?
ये सही है कि हुकूमत चाहेगी कि सितंबर अक्टूबर में हो इलेक्शन, वक्त पर हो, लेकिन गुजारिश ये है कि कोई 2-3 महीने का फ़र्क, कोई इतना फ़र्क नहीं होता। अगर 2-3 महीने पहले इलेक्शन करने पड़ जाए तो हुकूमत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हुकूमत को भी इतना ज़िद नहीं करनी चाहिए कि वो हर सूरत में पूरी टर्म ही पूरी करेगी। आखिरी साल जो है उसमें किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क है, यहाँ पता नहीं चलता हुकूमतों के आने का जाने का, तो इसलिए हुकूमत को भी इतनी ज़िद नहीं करनी चाहिए कि टर्म पूरी करें। थोड़ी सी लचक वो भी दिखाएं। अगर खान साहब लचक दिखा रहे हैं तो हुकूमत को भी लचक दिखानी चाहिए। मगर बड़ाई साहब, अगर फिर ऐसी सूरत में हुकूमत आर्मी चीफ तैनात कर पाएगी या ये मुमकिन नहीं हो पाएगा? नहीं, आर्मी चीफ तो अपॉइंटमेंट कर लेंगे, मेरा ख्याल है अब उसमें कोई रुकावट नहीं है। शहबाज शरीफ के लिए खुली ग्राउंड है कि अब वो क्या करते हैं। अब वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो इमरान खान मुखालफत नहीं करेंगे, और अगर वो नया आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उस पर भी कोई नहीं, क्योंकि एक मुलाकात मेरी भी हुई थी इमरान खान साहब से, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सीनियर मोस्ट को लगा दिया जाए तो सबसे अच्छा है। तो कोई भी ऐसा फार्मूला जिसकी कोई तोजीह मुमकिन हो, जिसकी कोई लॉजिक हो, जो आगे चलने वाले बाद में उसका मजाक ना उड़े, ऐसी कोई बना दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि वो कबूल कर लेंगे। मगर भाई साहब, जो आपसे मुलाकात थी उसके बाद ही इमरान खान साहब ने पोजीशन बदली है। उस ज़माने में तो वो कह रहे थे कि चीफ की तैनाती मेरा मसला नहीं है। अब तो ये पोजीशन ले ली है तहरीक इंसाफ ने कि अगर तैनाती की और एक आर्जी तौसी नहीं दी मौजूदा आर्मी चीफ को तो फिर अगले 3 साल के लिए मामला मुतनाज़ होगा। और वो कह रहे हैं ये बात हमने हुकूमत को भी बताई है और GHQ को भी कन्वे की है। जी, कन्वे तो कर दी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आम तौर पर ये पहले बातें होती हैं। जो भी नया आर्मी चीफ आएगा उसका भी राब्ता होगा। बैकग्राउंड में अब भी मेरा ख्याल है राब्ते चल रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इसके पीछे भी बैकडोर राब्ते लाजमन हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ जो है एक्सटेंशन उस वक्त तक दी जाए जब तक इलेक्शन हो। ऐसी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। एक नई प्रेसिडेंट पैदा करना कि जिसमें आर्मी चीफ को भी पता हो कि मैं सिर्फ इलेक्शन तक हूँ, तो वो कोई अच्छी रवायत पैदा नहीं होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे अमल हो सकता है। अगर एक्सटेंशन हुई तो फिर वो कोई साल 2 साल की होगी, और एक्सटेंशन ना हुई तो फिर कोई नया आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट होगा। वैसा, और एक हुकूमत की रीडिंग ये भी है कि खान साहब की ज़ाहिर जो पॉपुलैरिटी पीक पर है, वो कह रहे हैं ये अगर हमें टाइम चाहिए कि ये स्टेबलाइज सिचुएशन हो और ये जो पूरा का पूरा उनका मोमेंटम बना हुआ है ये मोमेंटम टूटे। एक ये कॉन्फिडेंस नजर आता है कि वक्त के साथ ये मोमेंटम टूटता भी है। अगर हमारी थोड़ी सी कारकर्दगी भी बेहतर होती है, हम मईशत को स्टेबलाइज करते हैं, आपको लगता है मोमेंटम टूटेगा? क्योंकि खान साहब का कॉन्फिडेंस ये है कि जितना टाइम गुजरेगा मुझे फ़ायदा ही होगा। देखिए, अगर कोई मुआशी रिलीफ देते हैं, अगर ये कोई अपने बजट के बाद या बजट से पहले कोई ऐसे इक़दाम करते हैं तो डेफिनेटली उसका आवाम पर असर पड़ेगा और मोमेंटम टूटेगा खान साहब का। अभी तक तो लोग महंगाई की वजह से और जो माशी मुश्किलात हैं उसकी वजह से इमरान खान साहब को होप समझते हैं, लेकिन अगर ये हुकूमत होप दे दे तो डेफिनेटली लोगों का इनकी तरफ से टिल्ट होगा और जो इनसे शिकायत हैं वो ख़त्म होगी। बहुत शुक्रिया बड़ाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत को उम्मीद है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो, मगर बेहतर नहीं हो रही है। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, रुपया मुसलसल गिर रहा है। आज सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर के तहत ज़रूरी अशिया की महंगाई के जो रद्दोशुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक महंगाई 40.58% है, जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से तो कम हो रही है मगर अब भी बहुत ज़्यादा है। आवाम के लिए खाने पीने की अशिया ख़रीदना मुश्किल हो गया है। आटा 120 रुपये फ़ी किलो तक महंगा मिल रहा है। सब्जियाँ दालें सब आवाम की पहुँच से बाहर हो रहे हैं। बिजली के बिल इतने आए हैं कि आवाम परेशान है कि गुजारा कैसे होगा। दूसरी तरफ कोई ऐसे इशारे नहीं मिल रहे हैं कि हुकूमत मईशत को कंट्रोल कर पा रही है। रुपया संभल कर नहीं दे रहा है और मुसलसल गिर रहा है। आज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 96 पैसे महंगा होकर 236 रुपये 84 पैसे का हो गया। सिर्फ इस कारोबारी हफ्ते में डॉलर 8 रुपये 66 पैसे महंगा हो गया है। इस महीने में डॉलर 16 दिनों में 18 रुपये महंगा हो चुका है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये तनकीद हो रही है कि वजारत खजाना और स्टेट बैंक इस वक्त मार्केट में मुदाखलत करके सट्टेबाजी को भी नहीं रोक पा रहे हैं। मगर आज डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में बताया कि स्टेट बैंक मार्केट में उस वक्त मुदाखलत करेगा जब मार्केट में गैर मामूली सरगर्मी हो। IMF के साथ भी यही मुआहिदा किया गया है। IMF की किस्त पर डॉलर पर फर्क पड़ा था। 28 जुलाई को डॉलर 240 रुपये पर चला गया था। फिर IMF के साथ मुआहिदे की खबरों से 26 रुपये कम हुआ। रुपये की कदर में कभी रोकने के लिए इंतजामी इकदाम किए हैं। कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई जो नहीं लगाना चाहते थे। गाड़ियों के पुर्जे, मोबाइल फ़ोन पर दरामदी पाबंदियां लगाई
उन्होंने मजीद कहा कि सैलाब के बाद चावल की बरामदात $500 मिलियन कम रहने की तवक्को है। 3 से 4 अरब डॉलर्स की कपास की दरामदात करना पड़ेंगी। ग़िज़ाई अजनास ज़्यादा दरामद करना पड़ेंगी। ज़्यादातर ममालिक करेंसी को मार्केट पर छोड़ देते हैं। मार्केट के एक्सचेंज रेट पर करेंसी के बेहतर नताइज आते हैं। 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सचेंज रेट को मार्केट पर छोड़ा। स्टेट बैंक करेंसी में मुदाखलत नहीं करता। मगर सवाल उठ रहा है कि हुकूमत और स्टेट बैंक ने IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी फाइनेंसिंग के इदारों वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर से इस माली साल की 31 अरब डॉलर्स की ज़रूरियात के मुकाबले में 37 अरब डॉलर्स का इंतजाम होने का दावा किया था। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? IMF से 1.17 अरब डॉलर्स की मौसूली के बाद कोई रकम नहीं आई और गुज़िश्ता हफ्ते भी स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 17 करोड़ डॉलर्स की कमी हुई है और वो 8.6 अरब डॉलर्स के रह गए हैं, जो मुश्किल से 5 हफ्तों की दरामदात के लिए ही काफ़ी हैं। दोस्त ममालिक ने कर्ज देने के बजाय सरमायाकारी का कहा, मगर उसके भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक कर्जों की मंजूरी के लिए मज़ीद शराइत रख रहा है और पावर सेक्टर से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के दौर में किए गए वादों को पूरा करने का भी मुतालबा कर रहा है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक भी 1.5 अरब डॉलर्स का कर्ज महंगी शरह सूद यानी 3% पर देगा, जो माजी के मुकाबले में महंगा होगा और वो मंजूरी भी शेड्यूल से 1 महीना देर यानी 21 अक्टूबर को जाकर होगी और उसमें से भी 1.25 अरब डॉलर्स की मंजूरी सिर्फ 7 साल के लिए होगी। हालांकि एशियन डेवलपमेंट बैंक आमतौर पर 18 साल के लिए कर्ज की मंजूरी देता है। खबर के मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से महंगा कर्ज लेने पर एतराज़ उठाया है और पहले से मुश्किल मुआशी हालात में इस कर्ज पर शरह सूद कम कराने पर जोर दिया है। और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का दावा है कि जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ये 1.5 अरब डॉलर्स देगा तो एक और बैंक उसके बाद 50 करोड़ डॉलर्स का कर्ज देगा, जिसने अपने कर्ज को एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज की मंजूरी से मशरूत किया है। यानी हुकूमत ने जो उम्मीद दिलाई थी कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दीगर इदारों से फंडिंग का इंतजाम हो गया है, उसमें भी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, जो सैलाब की सूरत हाल में मुआशी गैर यकीनी में मजीद इजाफा कर रहा है, रुपये पर मजीद दबाव डाल रहा है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने रुपये की कदर के हवाले से 29 अगस्त को देखिए क्या कहा। 230 रुपए से ऊपर ओपन मार्केट में, 221 रुपए का इंटर बैंक में आज भी रुपया गिरा है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैं उसमें 300% तक का इजाफा है। ओपन मार्केट में नजर आ रहा है कि अभी भी सट्टा ही हो रहा है ना, जो 10 रुपए का इतना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप इनइफेक्टिव हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, या बतौर वजीर खजाना आपको बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ करने की जरूरत है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। मेरी जो गवर्नर साहब से बात हुई है उसमें 2 बातें ये भी हुई हैं। ओबियसली करेंसी पे हमने बहुत देर बात करी है, लेकिन हमने ये भी मैंने इनसे गुजारिश की है कि आप ज़रा इसको बड़ा तेज़ी से ऑडिट कर लें और जो बैंकों ने अगर कोई गलती करी है तो उसके ऊपर बिल्कुल उनको फाइन्स करेंगे बैंकों को, उसको भी देखा जाएगा। इस किस्म की ये नहीं काम करने देंगे। और जो दूसरा मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जिस किस्म का अल्लाह की मेहरबानी से हमने कंट्रोल रखा हुआ है इंपोर्ट्स के ऊपर, जिस किस्म के एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के नंबर्स आ रहे हैं और जो आज IMF का हुआ है, आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल से सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे कि कल से इंशाअल्लाह ताला रुपया जो है वो अल्लाह ने चाहा तो मुस्तहकम होगा। फिर इसके बाद रुपया 18 रुपये से ज़्यादा मजीद गिर चुका है। मगर उन्होंने 4 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में एक और दावा किया था। जो लिमिटेड ऑप्शन है क्या उनको भी हुकूमत एक्सरसाइज कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, आपने लास्ट टाइम भी कहा था प्रोग्राम में भी कि अब आपकी तवज्जो महंगाई पर होगी, मगर वो कैसे होगी? क्योंकि जो पिछला आपने ऑयल प्राइस रिवीजन किया है उसके बाद रुपया डॉलर के मुकाबले में 11.5 रुपये गिर गया है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो थोड़ी बहुत प्राइस का फायदा होता था आवाम को, वो भी नहीं हो पाएगा। फ्री मार्केट तो ठीक है IMF ने कहा है, बट ये फ्री मार्केट है या मैनिपुलेशन है जिस पर भी हुकूमत इंटरवीन नहीं कर रही है, ये सवाल पैदा हो रहा है। अब रुपए की स्पेकुलेशन है, इसके अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है, आपकी बात दुरुस्त है, और कुछ मार्केट बेस्ड मेजर्स भी लेने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि अगले 4-5 दिनों के अंदर हम जो है वो कई मेजर्स लेकर आएंगे, जिससे मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। और 4 दिन गुजर गए हैं और 4 दिन में रुपया मजीद 7 रुपये गिर चुका है और कोई पॉलिसी, कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल IMF की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। अपनी हुकूमत में बिजली, पेट्रोल और तरक्की की शरह को मौजूदा हुकूमत से मवाजना करके बता रहे हैं और कह रहे हैं कि IMF ने भी कहा है कि मुल्क में श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। मगर आपके सामने रखते हैं कि जब हुकूमत आने के फ़ौरन बाद वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका गए तो 24 अप्रैल को IMF की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक फौरी तौर पर उन अनफंडेड सब्सिडीज़ को ख़त्म करने पर इत्तफाक हुआ है, जिसकी वजह से 7वां रिव्यू सुस्त रवि का शिकार हुआ था। यानी IMF ने वाज़ेह किया कि इमरान खान की तरफ से बिजली और तेल की कीमतों पर दी गई सब्सिडीज़ IMF प्रोग्राम की शराइत के खिलाफ थीं और प्रोग्राम को रोकने का बाइस बनी और उन्हें ख़त्म करना होगा। मगर आज इमरान खान उन्हीं कीमतों के कम करने का क्रेडिट ले रहे हैं और श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होने के खदशे का इजहार कर रहे हैं और IMF ही को कोट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट के खतरे की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद जाते जाते IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके डिफ़ॉल्ट का खतरा पैदा किया और फिर जब
प्रोग्राम बहाल होने लगा तो प्रोग्राम बहाली को रोकने के लिए की गई साजिश की शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना के साथ ऑडियो लीक सामने आ गई थी। आज इमरान खान हुकूमत जाते जाते पेट्रोल और बिजली की कीमतों को कम करने का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर सिर्फ IMF उनके इस इक़दाम पर तनकीद नहीं कर रहा है, बल्कि खुद इमरान खान पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजूहात बताते थे। बल्कि शौकत तरीन और फवाद चौधरी तो पेट्रोल पर सब्सिडी देने से 2 हफ्ते पहले भी बता रहे थे कि कीमतों में इजाफा क्यों ज़रूरी है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है, तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। इस वक्त हालात हैं उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे कि यूक्रेन के और यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइस है तेल की वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोज़ाना इसमें दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। इसके अलावा आज इमरान खान का दावा है कि ये हुकूमत मुआशी तरक्की नीचे ले आई है, मगर खुद IMF गुज़िश्ता बरस इमरान खान हुकूमत की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ की वजह से मईशत को होने वाले खतरात पर तनकीद कर चुका है, जिससे करंट अकाउंट खसारा काबू से बाहर हो गया, बजट खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। बल्कि खुद शौकत तरीन ने इमरान खान की हुकूमत होते हुए माना था कि मईशत ओवर हीट होने की वजह से तरक्की नीचे लाने के इकदाम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल पैदा हो जाए। ज़ाहिर है अगर हमने देखा कि ये ओवर हीट हो रही है इकॉनमी, तो हमने पहले भी कुछ वो लिए हैं, मेजर्स लिए हैं, जिसमें हमने वो कैश मार्जिन बढ़ा दिए और कोई गाड़ियों के ऊपर हमने कोई ड्यूटी श्यूटी बढ़ा दी है। तो और भी हम करेंगे कि, लेकिन ये है कि हमने अनसस्टेनेबल नहीं होने देना अपनी ग्रोथ को। ये मेरा प्रॉब्लम और है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये ओवर हीट ना हो जाए ये इकॉनमी। ये जो बढ़ रही है, जो हम 5% का ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, ये ना हो कि ये इसको इतनी आगे जाना शुरू हो जाए कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए ऑन दी एक्सचेंज साइड। और फिर हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत में गुज़िश्ता माली साल के लिए स्टेट बैंक ने 7 से 8 अरब डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे का तखमीना बताया था, मगर वो 17 अरब डॉलर्स रहा और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला पैदा हो गया। और सोने पर सुहागा ये कि इमरान खान जाते जाते IMF का प्रोग्राम ही डीरेल कर गए। एक और इल्ज़ाम इमरान खान ने यह लगाया कि उनके खिलाफ अदम एतमाद आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर गिर गए हैं। तहरीक अदम एतमाद आने से पहले 16 अरब डॉलर्स थे, मगर इमरान खान ने ज़र मुबादला के ज़खायर 10.8 अरब डॉलर्स पर छोड़े थे, मगर वो इसकी जिम्मेदारी भी मार्च से अदम एतमाद की तहरीक पर डाल रहे हैं। इस हकीकत का भी जायज़ा लेते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 95 अरब डॉलर्स का बैरूनी कर्जा था और फिर 130 अरब डॉलर से ऊपर बैरूनी कर्जा तहरीक इंसाफ ने छोड़ा, यानी इस हुकूमत पर कर्जों की अदायगी का बोझ तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ज़्यादा होगा, आइंदा की हुकूमत पर और ज़्यादा होगा। और यही पाकिस्तान में होता आया है। गुज़िश्ता बरस यानी 2021 के अगस्त में मुल्क के स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर्स थे, जो नवंबर में ही कम होकर 15.9 अरब डॉलर्स रह गए थे। यानी पिछले साल ही ज़र मुबादला के ज़खायर गिरना शुरू हो गए थे। फिर दिसंबर में सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स आए तो ज़खायर में इजाफा हुआ और 3 दिसंबर 2021 को ज़खायर तकरीबन 19 अरब डॉलर्स हो गए। मगर दिसंबर के आखिर में इन ज़खायर में मजीद 1.4 अरब डॉलर्स की कमी हो गई और ये सिर्फ 17.6 अरब डॉलर्स रह गए। फिर जनवरी के महीने में ज़खायर में मजीद 1 अरब डॉलर्स की कमी आई और ज़खायर 16.6 अरब डॉलर्स रह गए। फिर पाकिस्तान को इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड्स के जरिए 1 अरब डॉलर्स मजीद मिले और IMF से भी 1 अरब डॉलर्स मिले, मगर फरवरी में ज़खायर मजीद कम होकर 16.3 अरब डॉलर्स रह गए। यानी सऊदी अरब से लिए गए 3 अरब डॉलर, सकूक से लिए गए 1 अरब डॉलर्स और आधी IMF की किस्त के पैसे भी खत्म हो चुके थे। ये सब कुछ 8 मार्च को अदम एतमाद आने से पहले हो चुका था और फिर मार्च में ज़खायर में मजीद कमी आई और ये 11.4 अरब डॉलर्स रह गए। और फिर जब इमरान खान की हुकूमत गई तो सिर्फ 10.8 अरब डॉलर्स के ज़खायर पाकिस्तान के पास मौजूद थे। यानी सऊदी अरब, IMF, इंटरनेशनल बॉन्ड्स के जरिए आने वाले अरबों डॉलर्स करंट अकाउंट खसारे और अदायगियों की वजह से निकल गए और इमरान खान इसकी जिम्मेदारी भी अदम एतमाद पर डाल रहे हैं। हालांकि उनके वज़ीर आज़म होते हुए ही जब स्टेट बैंक ने 7 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो उसमें लिखा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी की वजह कर्जों की अदायगी और उसके माइनिंग प्रोजेक्ट की मद में सेटलमेंट की रकम की अदायगी है। और नवंबर 2021 की मॉनेटरी पॉलिसी में ही स्टेट बैंक ने बता दिया था कि करंट अकाउंट खसारे और महंगाई के खतरात बढ़ गए हैं और स्टेट बैंक ने नवंबर में ही अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रुपए के कदर में गिरावट करंट अकाउंट खसारे की वजह से है। 20 सितंबर 2021 को जारी की गई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी स्टेट बैंक ने लिख दिया था
कि दरामदाद में बरामदाद और तहसीलात ज़र के मुकाबले में ज़्यादा इजाफे की वजह से रुपया गिर रहा है। यानी रुपया भी मुसलसल गिर रहा था और ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुसलसल गिर रहे थे, महंगाई भी मुसलसल बढ़ रही थी, मगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैंने मईशत को पैरों पर खड़ा कर दिया था। मौजूदा हुकूमत ने चंद दिनों में ही तबाह कर दिया है और ये बात इमरान खान इस हुकूमत के आने से चंद हफ्ते बाद ही कहना शुरू हो गए थे। और जाहिर है इस हुकूमत ने फैसलों में ताख़ीर करके और इस वक्त भी इक़दामात ना करके कमज़ोर मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचाया है। मगर जब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इसी तरह फैसले करने में ताख़ीर हुई तो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बताया था कि कौन कौन माजी में ज़िम्मेदार था और उन्होंने क्या बिगाड़ लिया होगा। मगर आज इमरान खान कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने चंद माह में सब बिगाड़ दिया है। इमरान खान IMF की शराइत पर तनकीद कर रहे हैं, मगर खुद शौकत तरीन बताते थे कि क्यों शराइत मानना पड़ रही है। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं ये पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं। तो आपका ख्याल है ये पेट्रोलियम लेवी करने देता? बिल्कुल ना करने देता, लेकिन मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आपने बजट किया था 600 अरब और अभी आपने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, तो अभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, 300 तो करें। हम लोगों ने पिछले ये मार्च में पैसे ले चुके हैं इनसे, कई चीज़ें कह के कि ये हम करेंगे। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं, तो जाना पड़ा। जब जाना पड़ा उधर तो उन्होंने कहा कि भाईजान अगर आप लोग आए हैं तो फिर आप 1, 2, 3 चीज़ें करें। आप अपने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, आप करेंसी को ज़्यादा डिवैल्यू करें और जो टैरिफ वगैरह है वो बढ़ाएं। फ्रंट लोड कर दिया। उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे। आज इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी मुआशी कारकर्दगी बेहतरीन थी, मगर हुकूमत जाने के बाद शौकत तरीन ने ही बताया कि इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं था। सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी है, जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब आए थे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते 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 हमारे पास टाइम लगा, उससे हमने हमारे रिटार्डेशन हुई है। दूसरी एक मैं बड़ी नाकामी समझता हूँ ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, कुछ भी नहीं किया। इससे पहले वज़ीर ख़जाना बनने से चंद दिन पहले शौकत तरीन बता चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो मईशत की कमर ही तोड़ दी। हम जो है एज अ गवर्नमेंट हमें ये भी चाहिए कि हम अपना भी घर ठीक करें। कोई सिमत नजर नहीं आ रही कि इकॉनमी की साइड हो जा रही है। जो कैप्टन्स ऑफ द शिप है ना, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है उसने आपकी कमर तोड़ दी, आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल में। इस पर बात करने के लिए शौकत तरीन साहब को दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक बहुत आम खबर से बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में सियासी गैर-यकीनी की सूरत हाल है, एक के बाद एक नया तनाज़ा जन्म ले रहा है और इनमें बहुत से सियासी तनाज़ात के कानूनी हल की आखिरी मंजिल सुप्रीम कोर्ट है, जहां अब भी कई तनाज़ात हल तलब हैं। जबकि आइंदा भी अगर सियासी सूरत हाल मजीद ख़राब होती है तो सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात का मजीद बोझ पड़ने का इम्कान मौजूद है। आम आवाम के भी हज़ारों केसेस की अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, मगर इस नाजुक वक्त और गैर यकीनी की सूरत हाल में खुद सुप्रीम कोर्ट ही एक और तनाज़े का शिकार हो गई है। एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जजेस आमने सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी सूरत हाल ने जन्म लिया हुआ है कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में कई महीने से 5 नए जजेस की तैनाती ताख़ीर का शिकार है और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में 1/3 जजेस ही नहीं है। इस हवाले से 28 जुलाई को होने वाला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास भी बेनतीजा साबित हुआ था और तब से ही ये तनाज़ा मजीद बिगड़ता चला जा रहा है। चीफ जस्टिस और उनके 2 साथी जजेस में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। पहले 12 सितंबर को मोहतरम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने नए अदालती साल के आगाज़ से मुतालिक तकरीब से अहम खिताब किया, जिसमें मार्च 2022 से सुप्रीम कोर्ट में आने वाले अहम सियासी मुकदमात पर तफसील से बात की। साथ ही जजेस की तैनाती में नाकामी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी और कहा कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस की नामजदगियों की तायीद इसलिए नहीं की क्योंकि वफाकी हुकूमत वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश थी। चीफ जस्टिस ने अपनी तकरीर में बार के किरदार को भी जारीदाराना करार दिया था। चीफ जस्टिस की यह तकरीर मीडिया में बड़े पैमाने पर रिपोर्ट हुई, टीवी चैनल्स और अखबारात में शाया हुई, जिसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जिन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस की नामजदगियों की मुखालफत की थी, यानी जस्टिस काजी फैज़ी साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जुडिशल कमीशन के अरकान के नाम में खत लिखा और चीफ जस्टिस की तकरीर पर मायूसी का इजहार किया। साथ ही चीफ जस्टिस की नामजदगियां मुस्तरद होने से मुतालिक भी अहम हक़ाइक़ और तफसीलात सामने रखी। ये सारा तनाज़ा शुरू कैसे हुआ था आपके सामने रखते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 9 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजेस, सुप्रीम कोर्ट का एक साबिक जज, वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार का एक नुमाइंदा शामिल होते हैं।
पहले तो चीफ जस्टिस ने सख्त मुखालफत के बावजूद 5 जजेस की तैनाती पर गौर करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 28 जुलाई को तलब कर लिया और फिर जैसे ही इजलास खत्म हुआ उसके बाद से ये मामला मजीद बिगड़ता ही चला गया और स्टेक होल्डर्स के मौक़िफ़ में इजलास से मुतालिक तज़ादात नजर आए। पहले ये खबरें सामने आई कि जुडिशल कमीशन के इजलास ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद करदा नामों को मुस्तरद कर दिया है, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट का एक एलामिया सामने आ गया और उसमें नामजद करदा नामों को मुस्तरद करने की तफसीलात ही नहीं बताई गई, बल्कि ये कहा गया कि पहले से नामजद करदा नामों से मुतालिक मजीद मालूमात इकट्ठा करने और मजीद नामों पर गौर करने के लिए इजलास को मुलतवी किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का एलामिया तो ये कह रहा था, मगर उसी दिन ही जुडिशल कमीशन के रुकन जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल कमीशन को लिखा गया एक खत सामने आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के बरखिलाफ चीफ जस्टिस के मुजवज़ा नाम मुस्तरद करने की बात की गई थी और कहा गया था कि चीफ जस्टिस फैसला सुनाए बगैर इजलास से ही उठकर चले गए थे। ये तनाज़ा अभी बरकरार था कि अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के एक और जज और जुडिशल कमीशन के रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद का खत सामने आ गया। उन्होंने भी बिल्कुल वही मौक़िफ़ अख्तियार किया जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ था। दोनों खतूत में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि जुडिशल कमीशन के इजलास से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो एलामिया चीफ जस्टिस के हुक्म पर जारी किया गया है वो दुरुस्त नहीं है। ये दोनों खतूत सामने आने के बाद एक बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया जिसे ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस की हिदायत पर जुडिशल कमीशन के इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। साथ ही एक नया एलामिया भी जारी किया गया जिसमें लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के तहत जारी करदा एलामिया से सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इख्तिलाफ किया है। इस वजह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इसलिए चीफ जस्टिस ने कायदे के तहत पाबंदी में नरमी करते हुए इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग अदालत की वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत की है। एलामिया के मुताबिक 1 घंटा 29 मिनट 45 सेकंड से लेकर 1 घंटा 38 मिनट 8 सेकंड्स तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग में अटॉर्नी जनरल का बयान है कि मुनासिब कवायद वज़ा करने के लिए बहस को मौखर किया जाना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ करदा जजेस में से किसी के मेरिट को ना ही जांचा और ना ही मुस्तरद किया। नतीजतन जुडिशल कमीशन के 5 अरकान ने इजलास मुलतवी करने की हिमायत की, जैसा कि 28 जुलाई के प्रेस नोट में इतला दी गई है। एलामिया में दिए गए दुरानी की रिकॉर्डिंग सुने तो अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि कवायद बन जाने तक हमें इजलास मुनक्किद नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नामजद जजेस के कवायद उनके सामने नहीं है, इसलिए वो कोई राय नहीं दे सकते। लेकिन अटॉर्नी जनरल की ये बात सुप्रीम कोर्ट के पहले एलामिया में नहीं लिखी गई थी, जबकि नए एलामिया में भी ये नहीं बताया गया था कि कितने वोट चीफ जस्टिस की नामजदगियों के हक में और कितने मुखालफत में आए थे। इसके अलावा रिकॉर्डिंग के अख्तिताम में जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दरमियान होने वाला मुकालमा भी सुना जा सकता है, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा कह रहे हैं कि इजलास मौखर नहीं हुआ है। अभी वो अपनी बात कर ही रहे थे कि अचानक चीफ जस्टिस उठकर चले गए। सर जरा 2 मिनट और बात करने दीजिए। काजी साहब अब इसको आप मुकम्मल करें ना। बात तो आपकी हमने मान गए, एक प्रॉमिस आप एक प्रॉमिस कर दें मुझे कि जब आप इस्लामाबाद आते हैं तो आप इस अंदाज में मेरे साथ बात करेंगे जैसे अब कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह देखना कि हमारी कितने आपस में डिस्कशंस होंगे। मेरा अंदाज सर बहुत अच्छा है, आप भी थोड़ा सा मेरा अंदाज आराम सरदार तारिक साहब को भी बिठाएंगे अपने। अच्छा चलिए ठीक है सर, मैं मुझे जरा से बात करने दें। मैं चाहता हूं कि ये हम मुस्तरद करें इस बात को कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज द सोल डिस्क्रेशन टू अपॉइंट जजेस। मैं इस बात पे वोट करें कि द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान will discuss the matter and not it should be done unilaterally by only consider the 5 volunteers put forward in true military fashion to volunteer for the mission. No, let's consider 10, let's consider 20, let's put forward later. And Sardar sir wants to say always something. Consider that. Let me just conclude. All prior to that, that this is the decision of the meeting, not deferment. Sorry, this is the decision of the meeting that it is already we have wasted a time. It's always thrown in my face. The meeting is being wasted. Let us achieve something positive. Let us achieve something positive. Let us achieve that आपने किया ना, आपने कर लिया पॉजिटिव सर, जितना पॉजिटिव हो सकता था आज। अब बस थैंक यू सर, and let's rise now. Thank you. Just 1 minute, sir. So now we should accept nominations from all. सर ना मिनट्स में कुछ आएगा कि किसने अपोज किया किसने नहीं किया, कुछ नतीजा ये उठ के चलेगा, मतलब ये खत्म ही नहीं हुई मीटिंग। जन कर दिए सर। ये कैसी मीटिंग खत्म, ये कैसी मीटिंग खत्म हो गई? क्यों पूछा, मुझसे क्यों पूछा? चेयरमैन उठ के चले जाएं। बहरहाल मेरा उनको फिर भी शुक्रिया। ये रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी गई थी
और उसमें साफ नजर आ रहा था कि चीफ जस्टिस की नामजदगियों की तायीद किस किसने नहीं की और ये इजलास क्यों बेनतीजा रहा। इस पूरी पेशरफ्त के बाद कुछ अरसे तक इस मामले पर खामोशी रही, मगर फिर 12 सितंबर को चीफ जस्टिस ने नए अदालती साल के आगाज की तकरीब में एक ऐसी तकरीर कर दी कि जिसके बाद दोबारा ये सारा तनाज़ा अवामी और मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बहस का मौजू बन गया। चीफ जस्टिस ने अपनी तकरीर में कहा, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वफाकी हुकूमत नाखुश थी, जिसका इजहार 28 जुलाई को 5 जजेस की तैनाती के इजलास में सामने आया। वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों यानी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस की नामजदगियों की तायीद नहीं की। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के किरदार को भी जानिदाराना करार दिया और यह भी कहा कि सियासी जमात के मुतालबे पर बार की तरफ से फुल कोर्ट की इस्तदा भी कानूनी बुनियाद के मुताबिक नहीं थी। चीफ जस्टिस के इस बयान के बाद एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के दोनों नुमाइंदों यानी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पर जिम्मेदारी डाल दी थी कि उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजेस की तैनाती का फैसला ना हो सका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि इत्तफाक तो जजेस में नहीं था, अगर जजेस में इत्तफाक होता तो दूसरी तरफ बैठे वोट का कोई वजन नहीं है। जुडिशल कमीशन का मैं भी 10 साल सूबाई लॉ मिनिस्टर के तौर पे हिस्सा रहा हूँ। वहाँ पे जजेस की जो तादाद है, यानी जो जजेस मुअज़्ज़ज़ जजेस जो है वो जो मेंबर हैं, उनकी तादाद जो है वो डबल है उन लोगों से जो हुकूमत की तरफ से या बार काउंसिल की तरफ से नुमाइंदे होते हैं। उनकी तादाद 3 है, दूसरी तरफ 6 लोग बैठे होते हैं। तो इत्तफाक तो जजेस में नहीं था। अगर जजेस में इत्तफाक होता तो दूसरी साइड पे बैठे वोट जो है उनका तो कोई वज़न नहीं है। तो वो इत्तफाक जो है वो मुअज़्ज़ज़ जजेस में नहीं था उन तैनातियों के ऊपर। अगर उनमें इत्तफाक हो जाए तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट जो है वो रोक सकती है। और अगर इत्तफाक नहीं था तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को यही किरदार अदा करना चाहिए था। फिर कल चीफ जस्टिस की नामजदगियों की मुखालफत करने वाले जुडिशल कमीशन के 2 अराकीन यानी जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कमीशन के अराकीन को खत लिख दिया और चीफ जस्टिस की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दे दिया। दोनों मुअज़्ज़ज़ जजेस का यह खत भी अवाम और मीडिया में पब्लिक हुआ। इस खत में लिखा है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि गैर ज़रूरी तनाज़ात को नज़रअंदाज करें और कौम के सामने इदारे को एक वहदत की तस्वीर के सूरत में पेश करें, मगर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने नए अदालती साल की तकरीब में जो खिताब किया उसने हमें मायूस किया है। खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आते हैं। चीफ जस्टिस का ज़ेर इल्तवा केसेस पर तबसरा करना परेशान कुन था और उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक और मौजूदा अहदेदारान से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ रिमार्क दिए और उन पर सियासी पार्टीबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। खत के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जुडिशल कमीशन के चेयरमैन की तरफ से जजेस की तैनाती के लिए जो नाम तजवीज़ किए गए थे उनकी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने मंजूरी नहीं दी और उन्होंने वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पर इल्ज़ाम लगाया और अपनी नाराज़गी का इजहार किया। किसी भी सूरत जुडिशल कमीशन के चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस को वो नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कहा है। जैसे काजी फायद ईसा और जैसे सरदार तारिक मसूद के खत के मुताबिक चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के चेयरमैन हैं, इसलिए उसके फैसलों की तामील की जिम्मेदारी दूसरों से ज़्यादा उन पर आयद होती है और ये चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने ही अराकीन पर हमला करें और वो भी आवाम के सामने करें, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनके उम्मीदवारों की तायद नहीं की। और जो चीफ जस्टिस ने कहा है वो रिकॉर्ड के भी खिलाफ था, जैसा जुडिशल कमीशन के बगैर इजाज़त जारी की गई ऑडियो से भी मालूम होता है। ये दुरुस्त नहीं है कि चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल के उम्मीदवारों की जुडिशल कमीशन के 4 अराकीन ने हिमायत की थी। मुअज़्ज़ज़ जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने भी उनके तमाम उम्मीदवारों की हिमायत नहीं की थी। और यह भी गलत है कि जुडिशल कमीशन का यह इजलास पहले से तयशुदा था और यह कि उसे मुलतवी किया गया था। इजलास के दौरान जब चेयरमैन अपना हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने जुडिशल कमीशन के अक्सरियती फैसले को खुद पर हमला समझा, और जब चेयरमैन जुडिशल कमीशन यानी चीफ जस्टिस अपना हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने जुडिशल कमीशन के अक्सरियती फैसले को ज़ाती तौर पर ले लिया और इजलास से उठकर चले गए। जुडिशल कमीशन के तमाम अराकीन बशमूल चेयरमैन बराबर हैं। आइन ने चीफ जस्टिस पर सिर्फ एक इजाफी जिम्मेदारी डाली है कि वो उसके चेयरमैन के तौर पर भी काम करें। ये सारे तनाज़े का पस मंज़र है और ये पूरा तनाज़ा मुल्क में इंसाफ की फराहमी के सबसे बड़े इदारे के हवाले से संगीन खदशात पैदा कर रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा खत्म हो गया है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा तंजीम के तमाम दीगर मुस्तकिल अराकीन के सरबराहों से मुलाकातें की हैं, जिसमें रूसी सदर प्यूटिन, चीनी सदर शी जिनपिंग, तुर्क सदर तैयब एर्दोआन और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकातें सर फहरिस्त हैं। आम बात यह है कि शंघाई ताउन तंजीम, जिसके 8 मुस्तकिल रुकन हैं, एक ऐसा सिक्योरिटी ग्रुप है जिसे रूस और चीन ने अमेरिका और मगरिब के अफसोसूख के मुकाबले में एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर तश्कील दिया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान भी ईरान, रूस और चीन, जो अमेरिका के सबसे बड़े हरीफ हैं,
उनके अमेरिका मुखालिफ बयानात इस इजलास की तवज्जो का मरकज़ बने रहे, जबकि शहबाज शरीफ की सदर पुतिन से मुलाकात और अहम प्रोजेक्ट्स पर बात करने के मामले को भी एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा गया है, क्योंकि इमरान खान ने अपने खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद को अपने रूसी दौरे और अमेरिका की नाराज़गी से जोड़ दिया था और इस वाक़े के बाद से पाकिस्तान के अमेरिका और रूस से मुतालिक ताल्लुकात मुख्तलिफ बहस व मुबाहसे का हिस्सा रहे और इन तनाज़ात के बाद से पहली मरतबा बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने शहबाज शरीफ से मुलाकात करके कहा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, मुझे आपके भाई नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकातें याद हैं। हम जनूबी एशिया में पाकिस्तान को अहम शराकतदार के तौर पर देखते हैं। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात मस्बत अंदाज में बढ़ रहे हैं और हमें इस पर खुशी है। मुझे पाकिस्तान में तबाहकुन और गैर मामूली सैलाब से होने वाली जानी नुकसान पर बेहद अफसोस है। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम ज़रूरी इंसानी इमदाद भेज चुके हैं। रूसी सदर ने शहबाज शरीफ से कहा कि अफसोस के साथ कोरोना की वजह से कुछ हद तक हमारी पाकिस्तान के साथ तिजारत कम हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में कराची में बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास होना है। मुझे उम्मीद है कि दोनों तरफ से तिजारत को बहाल करने और उसमें इजाफा करने का रास्ता निकाला जाएगा। रूसी सदर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में LNG की फरहमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी काबिल तवज्जो है। पाकिस्तान को रूस से गैस की सप्लाई की जा सकती है। रूस से पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई मुमकिन है। पुतिन ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को गैस सप्लाई रूस, काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के पहले से बने इंफ्रास्ट्रक्चर से भी मुमकिन है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए इज़हार यकजहती पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम अज़म और लगन के साथ आपके अजीम मुल्क से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक सुपर पावर हैं। हम गैस पाइपलाइन समेत दीगर शोबों में बाहिमी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। हमने 2016 और 17 में एक प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए थे जिसे नाफिज होने की ज़रूरत थी, मगर बदकिस्मती के साथ कुछ वजूहात की वजह से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मुझे पता है कि आपके मुल्क में बहुत पोटेंशियल है जिससे पाकिस्तान को अपने मुफादात के लिए फ़ायदा हासिल करना होगा। मैं अपने वक्त के साथ कुछ तजावीज़ लेकर आया हूँ और हमें अपने ताल्लुकात को तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में मजबूत करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि आप मैन ऑफ एक्शन हैं, फैसला करते हैं तो उस पर अमल करते हैं और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हमारे बाहिमी मफाद के लिए काम करना चाहता हूँ। ये वो बातचीत थी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर पुतिन के दरमियान हुई। इसी तरह शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग, तुर्क सदर तैयब एर्दोआन और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई और इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि समरकंद में रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ नहायत कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। दोनों ने शहबाज शरीफ को सरकारी तौर पर अपने मुल्क के दौरे की दावत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों इन्विटेशन कबूल कर लिए हैं। नवंबर को इंशाअल्लाह चीन का दौरा होगा। लगता है बैरूनी साजिश की जगह अब #बैनुल-अक़वामी साजिश का होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।